तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका अपना मिस्टर एक्स। साथियों, आज के पॉडकास्ट में मैं एक नए गेस्ट को लेकर आया हूं जो आपको एक बेहद ही डरावनी घटना बताने जा रहे हैं। अब ये साथी कौन है, कैसे हैं, क्या है, यह आपको अपना परिचय खुद स्वयं देंगे और मैं चाहता हूं कि आज की स्टोरी आप खुद उनकी ही जुबानी में सुने, क्योंकि उस घटना को अगर आप उनकी जुबानी में सुनेंगे तो अच्छी तरह से उस भयानक दास्तान को महसूस कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे यह साथी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि इनकी आवाज़ के तो आप दीवाने हो जाएंगे और इन्होंने जो घटना मुझे बताई वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मेहमान का। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर एक्स कि आज आपने अपनी प्यारी फैमिली को मुझे स्टोरी सुनाने का मौका दिया। और मैं आपकी लॉयल फैमिली को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज आप जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो अब तक की सबसे भयानक स्टोरी रहने वाली है। और जब आप स्टोरी को पूरी सुन लेंगे ना, तो आप खुद ही कह उठेंगे, वाकई में इतनी भयानक और इतनी खौफनाक घटना आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी। और मेरी आवाज आपको कितनी पसंद आती है ये मुझे आखिर में आप जरूर बताना। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को अधूरा मत छोड़ना, वरना पूरा मजा खराब हो जाएगा। और अपना परिचय तो मैं आगे आपको फिर कभी दे दूंगा, पहले आज आपको मेरी स्टोरी सुनाता हूं। तो ये एक ऐसे परिवार की बहुत ही भयानक घटना है जिसमें कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरा परिवार तबाह हो गया था। ये जो घटना घटी है ये आज के समय के नहीं बल्कि आज से 20-25 साल पहले की है। और जिस शख्स ने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है उसने अपनी आंखों के सामने इस घटना को घटित हुई देखा था। हालांकि उस समय उसकी उम्र कम थी और उसके परिवार के अंदर ये पूरा हादसा हुआ था। देखिए, गरीब परिवार की लड़कियों का गरीब होना एक सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं आज के समय की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आज से 20-25 साल पहले जब काफी बैकवर्ड एरिया था, उस समय लड़कियों को इतनी ज्यादा आजादी नहीं थी। घर वाले ही उनकी लाइफ को लेकर फैसला किया करते थे, कहाँ उनकी शादी होने वाली है, किस घर में वो जाने वाली हैं, क्या पढ़ाई करने वाली है, ये सब कुछ उनके माँ बाप ही तय करते थे। ये स्टोरी भी एक ऐसे ही लड़की की है जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी और उसके माँ बाप ने उसके लिए जो किया वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का कारण बना। तो चलिए आज उस लड़की की पूरी स्टोरी को जानते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसा किसी और के साथ ना हो। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो स्टोरी पूरी सुने, क्योंकि अगर आप स्टोरी को बीच में छोड़ देंगे ना, तो जो भाव मैं स्टोरी के अंदर आपके लिए तैयार करने जा रहा हूं और जो सच आपको दिखाने जा रहा हूं वो पूरा खराब हो जाएगा। तो स्टोरी को पूरा जरूर सुनना। चलिए अब शुरू करते हैं। ये स्टोरी माधुरी की है। माधुरी एक गरीब परिवार की लड़की थी। देखने में वो इतनी सुंदर नहीं थी और ना ही उसके माता पिता के पास उसकी शादी करने के लिए ज्यादा दहेज था। घर में माधुरी से छोटे 3 भाई थे जो कि पढ़ रहे थे। 16 साल की माधुरी गांव में लोगों के खेतों में काम करके अपने परिवार का घर चलाने में उनकी मदद करती थी। माधुरी भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ने उसे रोका हुआ था। माधुरी अपने घर के सारे काम करती और बाहर भी काम करती, लेकिन बावजूद इसकी माधुरी के घर में माधुरी की कोई इज्जत नहीं थी। गरीब के घर में लड़की की इज्जत वैसे ही कम ही होती है, और अगर बाप रोज शराब पिए तब तो उसका वैसे ही मान ना हो। माधुरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। माधुरी की उम्र हो चली थी और इस उम्र में वो अपने जीवन साथी के सपने देखने लगी। उसके मन में अपने जीवन साथी को लेकर काफी उम्मीदें थी कि वो उसका काफी सम्मान करेगा, भले ही उसके पास पैसे कम हो, लेकिन उसका अपना छोटा सा संसार होगा। माधुरी अपने मन में यही सब सोच रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन माधुरी जब खेत पर काम कर रही थी तब उसका भाई दौड़ते हुए वहां आया और उससे कहा कि वो जल्दी घर चले, उसे देखने लड़के वाले आए हैं। ये सुनकर माधुरी को काफी खुशी हुई और वो छुट्टी लेकर घर पहुंची। घर आकर वो जल्दी से साड़ी पहन कर आई तो उसने देखा कि महंगे कपड़ों में एक अधेड़ उम्र के दंपति वहीं बैठे हुए थे। माधुरी को देखकर उस महिला ने नाक भौं से कोड़ लिए। ये देखकर माधुरी को बुरा तो लगा, लेकिन फिर कुछ ना बोलते हुए उसने दोनों के पैर छुए। इसी दौरान वो आदमी माधुरी के पिता से बोला, तो आपको सब बता दिया है?
बताओ मंजूर है? ये सुनकर उसके पिता की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने बिना माधुरी की राय जाने हाँ कर दी। तब उस आदमी ने माधुरी के हाथ में शगुन दिया और बोले, ठीक है, फिर 1 आध दिनों में ही शादी करवा देंगे और ये शादी बिल्कुल सादी करनी है और बदले में आपको भी काफ़ी कुछ मिलेगा। ये बोलकर वो लोग चले गए। वहीं माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर ऐसे बातें क्यों कर रहे थे। उसने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इतना ही बताया कि कुछ दिनों में उसकी शादी दूसरे गांव के जमींदार के लड़के ललित के साथ हो रही है, और इससे ज़्यादा ना उन्होंने कुछ बताया ना माधुरी ने पूछा, क्योंकि गांव देहात में शादी ब्याह के मामले में लड़के लड़की को बोलने नहीं दिया जाता। खैर, माधुरी काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी शादी इतने बड़े घर में जो हो रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने पति और सास ससुर की काफ़ी सेवा करेगी और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ माधुरी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि इतने बड़े घर के लोग, जिन लोगों को अपने लड़कों के लिए रिश्तों की कमी नहीं होगी, वो आखिर माधुरी से अपने बेटे का रिश्ता क्यों करवा रहे हैं। खैर, कुछ ही दिनों में माधुरी की शादी की सारी तैयारियां हो गई और तय समय पर बारात आई। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि बारात में सिर्फ लड़के की मां रूपवती और पिता किशनजीत ही आए थे, और वो अपने साथ एक लकड़ी के गुड्डे को लेकर आए थे। उस शादी में भी सिर्फ माधुरी के माँ बाप ही थे और उनके अलावा माधुरी का कोई भी भाई वहां नहीं था। माधुरी को इस बात की काफ़ी हैरानी हुई और उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि लड़के वालों के घर की यही परंपरा है, इसलिए वो इस बारे में ज़्यादा ना सोचे और शादी कर ले। इसके आगे माधुरी ज़्यादा कुछ ना कह सकी और वो मंडप में बैठ गई। इस दौरान माधुरी ने देखा कि उसकी शादी जो पंडित करवा रहा था वो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने ये शादी करवाई। शादी होने के बाद लड़के के माता पिता के चेहरे पर काफ़ी राहत के भाव आ गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने माधुरी के पिता को काफ़ी पैसे भी दिए। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे उसके माता पिता को पैसे क्यों दे रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं और उसके घर के हालात उन्हें पता हैं, इसलिए वो उसके गरीब माता पिता की मदद कर रहे हैं। शादी होने के बाद माधुरी के ससुर ने उस पंडित को भी काफ़ी पैसा दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र माधुरी पर पड़ी तो उनके चेहरे पर बेबसी के भाव आ गए। उन्होंने माधुरी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटी। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर ऐसे क्यों बोल रहे थे, लेकिन उसी समय उसकी माँ उसे कमरे में ले गई। उसकी माँ के चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ दिखी जा सकती थी। माधुरी को लगा कि वो ससुराल जा रही है, शायद इसीलिए वो दुखी है, लेकिन इसका असली कारण तो कुछ और ही था। खैर, माधुरी को तैयार किया गया और वो अपने सास ससुर और उस गुड्डे के साथ ससुराल की ओर बढ़ गई। उसके घर आने पर सारे रीति रिवाज उससे वैसे ही पूरे करवाए गए जो कि आम शादी में होता था, और फिर उसके बाद उसे कमरे में छोड़ दिया गया। माधुरी को अब अपने पति के कमरे में आने का इंतजार था। उसने अभी तक अपने पति को देखा नहीं था, इसलिए वो बेसब्री से दरवाजे पर देखने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर माधुरी ने शर्म से नज़रें झुका ली। फिर ठीक इसी दौरान उसकी सास की आवाज़ से उसने दोबारा से सामने देखा। उसकी सास हाथों में दूध का गिलास लिए खड़ी थी और उसने माधुरी से कहा, तुम अपने पति का इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन उसे आने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। तुम्हारे लिए मैं दूध लेकर आई हूँ, तुम इसे पी लो। माधुरी को दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो अभी अभी शादी करके आई थी, इसलिए अभी से किसी चीज़ के लिए मना करना सही नहीं होगा। ये सोचकर माधुरी ने वो दूध पी लिया। माधुरी को दूध पीता देखकर उसकी सास रूपवती के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वो वहीं उसके पास बैठ गई। वो वहाँ बैठकर माधुरी को अपने घर के नियम कायदे बताने लगी, उसे बताने लगी कि उसे क्या क्या करना है। उसने उसे बताया कि उसका पति बाहर ही रहता है, इसलिए वो उनके साथ ही रहेगी, लेकिन वो चिंता ना करें, उसकी सारी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा किया जाएगा। माधुरी ये बातें सुन ही रही थी कि अचानक उसकी आंखें भारी होने लगी। उसे नींद अपने आगोश में लेते जा रही थी। तभी रूपवती बोली, लगता है कि शादी की थकान की वजह से तुम्हें नींद आ रही है। एक काम करो, तुम सो जाओ, जब तुम्हारा पति आएगा तब आएगा। माधुरी सोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन नींद उसके ऊपर इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसे उसकी आंखें खोले रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो सो गई।
अगली सुबह जब माधुरी की आंखें खुली तो उसने पाया कि उसके पूरे शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। माधुरी ने हैरानी से जब इधर उधर देखकर अपने पति को देखना चाहा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर वो अपने बिस्तर से उठने लगी कि तभी उसकी नज़र उसके बिस्तर पर रखे उस लकड़ी के गुड्डे पर पड़ी। ये देखकर माधुरी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि रात को सोने से पहले वो गुड्डा वहाँ नहीं था। फिर अचानक से ये यहाँ कैसे आ गया? माधुरी ने फिर सोचा कि हो ना हो रात में उसका पति इसे कमरे में ले आया होगा। यही सब सोचकर माधुरी ने अपने कपड़े ठीक किए और वो इंतज़ार करने लगी कि कब कोई वहाँ आकर उसे बताएगा कि नहाना धोना कहाँ है। इसी दौरान उसकी नज़र कमरे के दरवाजे की कुंडी पर गई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे की कुंडी लगी हुई थी और कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। और माधुरी को बहुत अच्छे से याद था कि उसने कुंडी नहीं लगाई थी। माधुरी को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। वो पास जाकर दरवाजे को देखने लगी। वो उस कुंडी को देख ही रही थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने से वो थोड़ा घबरा गई। फिर अगले ही पल उसने खुद को सामान्य करते हुए दरवाज़ा खोला तो उसने पाया कि सामने उसकी सास खड़ी थी। माधुरी ने बिना ज़्यादा समय गवाए उनके पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और फिर बोली कि चलो आओ, तुम नहा धो लो। ये सुनकर माधुरी उनके पीछे पीछे जाने लगी। इसी दौरान वो बोली, वैसे माँ जी ये कहाँ पर हैं? ये सुनकर रूपवती बोली, वो ज़रूरी काम से शहर गया है, लेकिन वो रात तक आ जाएगा। तुम नहा धोकर तैयार होकर खा पी कर आगे की रस्में कर लो। इस पर माधुरी ने हाँ में सिर हिला दिया और इसके बाद वो नहा धोकर तैयार हो गई। माधुरी अब आगे की रस्में करने लगी, लेकिन यहाँ माधुरी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि हर रस्म में उसके साथ उस लकड़ी के गुड्डे को बैठाया गया था। माधुरी को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन फ़िलहाल उसकी सबके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप सारी रस्में करने लगी। शाम के समय जब सारी रस्में पूरी हो गईं और माधुरी अपने कमरे में आकर बैठ गई, तब उसने सोच लिया था कि रात के समय जब उसका पति आएगा तो वो उससे इस बारे में बात करेगी। रात को खाना खाने के बाद रूपवती दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और उसे दूध पीने को कहा। माधुरी ने दूध पी लिया। इसके बाद रूपवती उससे बोली, क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? ये सुनकर माधुरी अपने आप को रोक न सकी और उसने साफ साफ पूछ लिया कि आखिर हर रस्म में उस लकड़ी के गुड्डे को उसके साथ क्यों बैठाते हैं। तब रूपवती बोली, देखो अब ध्यान से सुनो। इस घर की परंपरा है कि शादी के समय लकड़ी की गुड़िया को दूल्हे के कपड़े पहनाकर उसकी शादी लड़की से करवाई जाती है और हर रस्म में भी उस लकड़ी के गुड्डे को ही दूल्हे की जगह बैठाया जाता है। इससे दूल्हा दुल्हन का आगे का जीवन अच्छा रहता है। यहाँ तक कि ये लकड़ी का गुड्डा रात के समय भी तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ ही सोएगा। माधुरी को ये काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि हो सकता है कि बड़े लोगों में यही रिवाज होता हो, इसलिए वो ज़्यादा ना बोली। इसके बाद कुछ देर बातें करते करते माधुरी को नींद आने लगी और वो सो गई। अगली सुबह दोबारा से उसके साथ पहले जैसा हुआ और दोबारा से उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था। माधुरी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि जब इस कमरे में सिर्फ माधुरी ही है तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से उसने कब लगा दिया। माधुरी ने जब इस बारे में अपनी सास से बात की तो उन्होंने कहा कि उसी ने लगाया होगा और नींद की वजह से उसे याद नहीं होगा। माधुरी को अच्छे से याद था उसने दरवाज़ा नहीं लगाया, इसलिए ये जानने के लिए कि रात में दरवाज़ा कौन लगाता है, उसने आज की रात जागने का फैसला किया। माधुरी अपने कमरे में ही लेटी हुई थी कि तभी उसकी सास दूध का ग्लास लेकर कमरे में आई और उसे दूध पीने के लिए दिया। माधुरी के साथ ये जो हो रहा था इससे माधुरी थोड़ी परेशान थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो उसकी सास का लाया दूध भी नहीं पिएगी, क्योंकि जब भी वो दूध पीती थी उसके साथ ऐसा होता था। जबकि शादी से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि नींद कभी उसके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि उसे किसी चीज़ का होश ही न रहे। माधुरी ने रूपवती से कहा कि उसका पेट काफ़ी भरा हुआ है, इसलिए वो ये दूध नहीं पी सकती। उसकी सास उसे बोलती रही, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। ये देखकर रूपवती वहाँ से चली गई और उसके जाते ही माधुरी ने दौड़कर दरवाज़ा लगा दिया। माधुरी अब पूरी रात जागकर इसका पता लगाना चाहती थी। वो आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। इसी दौरान उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि शादी के इतने दिन बाद भी उसने अभी तक अपने पति को नहीं देखा और इस घर के लोग पता नहीं उससे क्या छिपा रहे हैं। माधुरी इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक उसकी नज़र उस लकड़ी की गुड़िया पर गई जो कि उसके बिस्तर पर रखी हुई थी। उस गुड़िया को देखकर माधुरी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शादी के बाद से उसके पति की जगह ये गुड़िया उसके साथ थी।
इसलिए उसने उस गुड़िया को उठाया और उठाकर अपने कमरे के बाहर फेंक दिया। उस गुड़िया को कमरे से निकालकर माधुरी को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो दोबारा लेट गई। उसे बिस्तर पर लेटे थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो आवाज़ सुनकर माधुरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसका पति आया होगा, इसलिए उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। माधुरी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अपने सामने किसी को ना पाकर उसे काफ़ी हैरानी हुई। उसने कमरे से बाहर आकर भी देखा, लेकिन वहाँ सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो दोबारा से अपने कमरे में आने लगी। वो अपने कमरे की दहलीज तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसके बाल पकड़े और उसे एकदम से कमरे के अंदर खींचकर दरवाज़ा लगा दिया। इन सब से माधुरी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उसने जब आसपास देखा तो पाया कि वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बालों में अब भी दर्द हो रहा था, इसलिए ये उसका वहम तो नहीं हो सकता। माधुरी घबराते हुए आसपास देख ही रही थी, तभी अचानक उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और वो एक ओर जा गिरी। माधुरी इन सब से पहले से ज़्यादा घबरा गई और डर के मारे चीखने लगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया और इसी दौरान माधुरी को दोबारा एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और इसी के साथ ही एक 20-22 साल के लड़के की आवाज़ उसे आई, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमरे से बाहर फेंकने की? ये मेरा घर है समझी, और मेरे घर में मेरे हिसाब से रहना होगा। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र उस लकड़ी की गुड़िया पर पड़ी जो कि अब उसके कमरे में पलंग के सहारे खड़ी थी। माधुरी हैरानी से उस गुड़िया को देखने लगी कि तभी अचानक वो लकड़ी की गुड़िया बिजली की तेजी से माधुरी के चेहरे के एकदम पास आई और इसी के साथ ही माधुरी बेहोश हो गई। सुबह जब माधुरी की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कल रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। वो इसी बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर आई और अपनी सास से इस बारे में बात की। तब उसकी सास बोली कि हमें तो रात में कोई आवाज़ नहीं आई, शायद तुमने सपना देखा होगा, तभी तो तुम बिस्तर पर थी, ना कि ज़मीन पर। यह सुनकर माधुरी को भी यही लगा कि उसने सपना ही देखा होगा, इसलिए वो भी इस बारे में भूलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये सपना था तो उसके बाल ऐसे दर्द क्यों हो रहे हैं, जैसे किसी ने उसके बाल बड़ी ताकत से खींचे हों। माधुरी इसी बारे में सोचते हुए काम कर रही थी कि तभी दोपहर को जब वो अपने सास ससुर से चाय नाश्ते के लिए पूछने आई तो कमरे से अपने सास ससुर को अपना नाम लेता देखकर वो वहीं रुककर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगी। उसकी सास बोल रही थी, मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा दिनों तक इस लड़की से सब छिपा सकते हैं, अब तो ये दूध भी नहीं पी रही। तब उसके ससुर बोले, जब उसे पता चलना होगा तब की तब देखी जाएगी, और अगर वो दूध पीने में नखरे कर रही है तो उसके खाने में मिला कर दो, और मान लो कि उसे पता चल भी गया तब भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके माता पिता ने इसके लिए काफ़ी पैसा लिया है, और अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो हम इसके सारे घर वालों को मारकर कहीं गड़वा देंगे। ये सब सुनकर माधुरी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर उसके सास ससुर को पता चला कि उसने उनकी बात सुन ली है तो उसकी खैर नहीं। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सास ससुर किस सच की बात कर रहे हैं और ये लोग उसके दूध और खाने में क्या मिलाकर देने की बात कर रहे थे। माधुरी को समझ आ चुका था कि उसके साथ कुछ तो नींद में होता था और वही बात ये लोग उससे छिपा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या वो उसे समझ नहीं आ रहा था। और इसी बात का पता लगाने के लिए माधुरी ने कुछ सोचा। माधुरी ने सोचा कि वो सबको ये दिखाएगी कि उसने उनका दिया दूध वगैरह पी लिया है और उसे नींद आ चुकी है। रात में जब उसकी सास ने उसे दूध दिया तो उसने वो दूध रख लिया और कहा कि थोड़ी देर में पिएगी। उसके बाद उसकी सास वहाँ से चली गई। उनके जाते ही कुछ देर बाद माधुरी ने वो दूध का गिलास लिया और उसे लेकर रसोई में आकर फेंक दिया। इसके बाद माधुरी कमरे में आकर लेटकर इंतजार करने लगी कि आगे क्या होता है। उस कमरे में इस वक्त काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि माधुरी ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी ताकि सबको लगे कि वो सो रही है। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनकर माधुरी सतर्क हो गई। इसके कुछ देर बाद उसे उसकी सास की आवाज़ आई, बेटा तू गुस्सा मत करना, अब से ये लड़की तुझे परेशान नहीं करेगी, अब तो तू खुश है ना। इसके बाद उसे उसी लड़की की आवाज़ आई, हाँ ये ठीक है, लेकिन आपको कोई सुंदर लड़की नहीं मिली क्या? ऐसी लड़कियों को मैं 1-2 बार से ज़्यादा अपने पास नहीं आने देता। तब दोबारा से उसकी सास बोली, बेटा कोई भी अपनी लड़की देने को राज़ी नहीं था और इसी के माँ बाप इसके लिए राज़ी हुए, लेकिन तुझे तो सिर्फ शादी ही करनी थी ना, और वो हो गई, अब तू आराम से जा सकता है। तब वो लड़का बोला, अभी तो मेरे जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपने मेरी ये इच्छा पूरी की, मुझे इसकी काफ़ी खुशी है। लेकिन जाने से पहले
मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले को मैं छोड़ने नहीं वाला। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना तो समझ आ चुका था कि यही शख्स उसका पति है। लेकिन उसका पति उसके सामने क्यों नहीं आना चाहता था, ये उसके लिए एक बड़ा सवाल था। माधुरी आंखें खोलकर देखना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी इनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसे इस बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो ऐसे ही लेटी रही। और फिर थोड़ी देर बाद उसे कमजोरी लगने लगी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। अगले दिन वो घर के कामों में दोबारा लग गई और इसी दौरान उसने अपनी सास से पूछा कि आखिर उसका पति कहाँ है। अब उसकी सास इससे पहले कि कुछ बोलती, बाहर से एक नौकर आया और बोला कि छोटे मालिक आ गए। ये सुनकर रूपवती उससे बोली कि उन्हें अच्छे से ले आओ, और इसके बाद वो बिना माधुरी की बात का जवाब दिए वहां से बाहर आ गई। वहीं माधुरी भी जब उनके पीछे पीछे आंगन में आई तो उसने देखा कि एक 25-26 साल का लड़का हाथ में बैग पकड़े घर के अंदर आ रहा था। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, इसलिए उसने किसी नौकर से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मालिक और मालकिन के इकलौते बेटे हैं। ये सुनकर माधुरी ने दोबारा से उस शख्स की ओर देखा। अगर वो शख्स उसके सास ससुर का इकलौता बेटा है तो इसका मतलब यही है कि माधुरी का पति है। आज माधुरी ने पहली बार अपने पति को देखा था। वो अच्छी कद काठी का लंबा चौड़ा शख्स था। उसे देखकर माधुरी काफी खुश हुई। उसने माधुरी से कोई बात नहीं की, लेकिन माधुरी को लगा कि शायद वो सबके सामने माधुरी से बात करने में शर्मा रहा है। माधुरी अब रात होने का इंतजार करने लगी, जब उसका पति उसके कमरे में आए और वो उससे बहुत सी बातें कर सके। इसी दौरान शाम के समय माधुरी खाने का बोलने के लिए अपने ससुर के कमरे में आई। उस समय वे तीनों लोग कमरे के अंदर थे। माधुरी जब कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो उसे रूपवती के बेटे की आवाज आई। आप लोग ये सब कैसे कर सकते हो? वो भी तो इंसान है ना, फिर इस तरह से उसका सौदा करने में आपको शर्म नहीं आई? ये सुनकर उसके पिता बोले, इसमें शर्म कैसी? हमने जो भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया है, और हमने माधुरी के घर वालों को इसके लिए पैसे भी दिए हैं। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में बोला, आप लोगों ने गलत किया है और मैं इसमें आपका साथ नहीं देने वाला। मैं उस लड़की को सब बता दूंगा। अगर आप इतने ही अच्छे माता पिता हो तो अपनी औलाद के लिए अपनी जान क्यों नहीं दी? सच तो यह है कि आप अपनी औलाद से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, वरना आपको भी पता था कि अगर आप में से कोई उसके साथ चला जाए तो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए हल हो सकती है। इसके बाद उनका बेटा बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ गया। बाहर दरवाजे के पास माधुरी को खड़ा देखकर वो शख्स वहीं रुक गया और बोला, माधुरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये जो शादी है। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, एक आदमी दौड़ते हुए वहां आया और बोला, बड़े मालिक, वो पहलवान वीर था ना, उसकी मौत हो गई। ये सुनकर माधुरी का ससुर घबराते हुए बाहर आया और उस आदमी के साथ वहां से चला गया। इस दौरान उनका बेटा भी उनके साथ जा रहा था। माधुरी के मन में काफी सारे सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता था, इसलिए अब वो उन सब के वापस घर आने का इंतजार करने लगी। लगभग रात के समय सब वापस आए और खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में आ गए। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि जिस शख्स को माधुरी अपने पति समझ रही थी, वो उसके कमरे में ना आकर किसी दूसरे कमरे में रुका हुआ था। कुछ देर बाद उसकी सास दूध का गिलास लेकर कमरे में आई। तब माधुरी ने उनसे इस बारे में पूछा तो उसकी सास ने बताया कि वो लड़का उसका पति नहीं बल्कि जेठ सावन है। ये सुनकर माधुरी को काफी धक्का लगा, क्योंकि अगर ये उसका पति नहीं है तो उस नौकर ने ये क्यों कहा कि वो उसके सास ससुर का इकलौता लड़का है, और उसका पति आखिर कौन है और कहाँ है? माधुरी ने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो हमेशा की तरह उन्होंने बहाना बना दिया और माधुरी को दूध देकर चली गई। माधुरी काफी ज्यादा परेशान थी। वो सच जानना चाहती थी और इस घर में सिर्फ एक ही इंसान उसे सच बता सकता है, और वो है सावन। माधुरी ने सोच लिया था कि वो सावन से इस बारे में पूछेगी, लेकिन अभी रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगी। उस रात उसने दूध नहीं पिया और ऐसे ही सोने लगी। देर रात उसे महसूस हुआ कि उसकी कलाई किसी ने पकड़ी हुई थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। माधुरी ने जैसे तैसे कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था। उसे अच्छे से याद था कि उसे वहम नहीं हुआ था, इसलिए वो घबराते हुए यहाँ वहां देखने लगी। लेकिन तभी उसे उसके पति की आवाज सुनाई दी, तूने दूध नहीं पिया। ये सुनकर माधुरी पहले से काफी ज्यादा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अब माधुरी को समझ आ चुका था कि अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागी। इस दौरान माधुरी चीख भी रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसके सास ससुर और जेठ सावन अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और उससे पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसे चीखते हुए क्यों भाग रही है।
तब माधुरी ने घबराते हुए उन्हें सारी बात बता दी। ये सब सुनकर उसके सास ससुर तो बोले कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा, लेकिन तभी सावन बोला, आप लोग कितना झूठ बोलोगे, आखिर उसे सच क्यों नहीं बता देते? माधुरी, मैं तुम्हें सब बता। दरअसल माधुरी के ससुर एक जमींदार थे। उनके 2 लड़के थे। बड़ा बेटा सावन तो विदेश में रहकर पढ़ रहा था और छोटा बेटा ललित, जिसकी उम्र 20-21 के आसपास थी, वो पढ़ाई में इतना खास अच्छा नहीं था, इसलिए अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहकर यहाँ का सब देख रहा था। ललित के पिता किशनजीत चूंकि काफी बड़े जमींदार थे, इसलिए उसे इस बात का काफी घमंड था और वो इसी वजह से काफी बदतमीज हो गया था। वो कभी भी किसी का अपमान कर देता था और राह चलते किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेता था। हालांकि इसकी वजह से उसे काफी मार भी पड़ती थी, लेकिन अपने पिता की वजह से वो बड़ी सजा से बच जाता था। उसके पिता भी जमींदार होने के घमंड में ललित से कुछ नहीं कहते थे। इसी वजह से ललित और ज्यादा बेलगाम हो गया था और इसी वजह से एक दिन काफी भयानक कांड हो गया। एक दिन ललित अपने खेत में अपने कुछ दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। इसी दौरान उसके दोस्त की नज़र एक 15-16 साल की लड़की के ऊपर पड़ी, जो कि खेत में खाना ले जा रही थी। उस समय भरी दोपहरी का समय था, इसलिए आसपास के खेत में ज़्यादा कोई था भी नहीं। और उस लड़की को देखकर ललित के दोस्त ने ललित को उस लड़की को दिखाया। ललित, जो कि किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेता था, ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पत्ते छोड़े और उस लड़की का रास्ता रोक लिया। वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा, जिसे देखकर उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आया और उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इन सब से ललित को काफ़ी गुस्सा आया और उसने उस लड़की को दबोच लिया। इसी दौरान उसका दोस्त उससे बोला, अरे ललित भाई, ये क्या कर रहे हो? ये उस पहलवान वीर की लड़की है। अगर उसने देख लिया कि तुमने उनकी लड़की के साथ बदतमीजी की है तो वो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देगा। ये सुनकर ललित बोला, अरे इस लड़की की ऐसी हालत करेंगे कि इसका बाप किसी को बताने लायक रहेगा ही नहीं। तुम लोग भी इसमें मेरा साथ दो। इस पर उनमें से 2 तो राजी हो गए, लेकिन एक बोला, अरे ललित तो जमींदार का लड़का है, लेकिन हमारे घर वाले तो मामूली किसान हैं। ये तो कांड करके बच जाएगा, लेकिन हम तो फंस जाएंगे ना। ये सुनकर वे सारे काफ़ी घबरा गए और उन्होंने भी ललित का साथ देने से मना कर दिया। अपने दोस्तों को पीछे हटता देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उसने फिर भी उस लड़की को नहीं छोड़ा और उस लड़की को जबरन अपने साथ खेतों में ले जाने लगा। ललित ने उस लड़की का मुंह दबा रखा था, जिस वजह से वो लड़की चीख नहीं पा रही थी। लेकिन इसी दौरान गांव के एक आदमी ने ललित को ये करते हुए देख लिया और उसने जाकर उस लड़की के पिता को बता दिया। लड़की का पहलवान पिता हाथ में दराती लेकर दौड़कर उस तरफ जाने लगा और अब पूरे गांव में देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई कि जमींदार के लड़के ने पहलवान वीर की लड़की को उठा लिया है। इन सब से जमींदार काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि पहलवान उसके बेटे की हड्डियां तोड़ डालेगा। यहाँ उसे उस लड़की की कोई चिंता नहीं हो रही थी, बल्कि उसे अपने बेटे की चिंता थी। उसने वीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर आज खून सवार था। यहाँ ललित के पिता ने अगर समय रहते उसे रोका होता तो आज समस्या यहाँ तक ना आती। जब वीर वहां आया तो उसने अपनी बेटी को इस हालत में देखा। वो उसका इलाज करवाने के लिए उसे वहां से ले गया और अब जमींदार सबको यही बताने लगा कि जिस समय ये हुआ उस समय ललित गांव में था ही नहीं। लेकिन यहां उनकी किस्मत खराब निकली और वो लड़की बच गई। उसने जब सबको ललित की करतूत बताई तो सभी लोगों को काफी गुस्सा आया और सब लोग अब जमींदार को बोलने लगे कि वो ललित को उनके हवाले कर दे। वो ऐसे अपनी औलाद को मरने थोड़े ही दे सकते थे, इसलिए उन्होंने भरी पंचायत में ललित का पता बताने से मना कर दिया। तब वीर बोला, तुम्हारे लड़के ने बिना किसी कारण के मेरी बेटी के साथ ये सब किया। अब इसकी वजह से मेरी बेटी का जीवन खराब हो गया है, लेकिन बावजूद इसके तुम अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम पिता हो इसलिए अच्छा बुरा सब भूल गए। इसलिए अब मैं भी अपने पिता होने का फर्ज निभाऊंगा और तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें दिखाऊंगा कि अपनी औलाद को जब तुम ऐसे देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। ये सब सुनकर किशनजीत काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, अरे देखो, इन सब से तुम्हारी बेटी का कोई भला थोड़े ही हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। मैं ललित की शादी तुम्हारी बेटी से करवा दूंगा, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। बताओ कैसा रहेगा? ये सुनकर गांव के सभी लोगों ने उसे सलाह दी
कि इससे उसकी बेटी का जीवन सुधर जाएगा, इसलिए वो इसके लिए हाँ कर दे। लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन सरपंच जी, कल को इसके लड़के ने आपकी दोनों बेटियों के साथ भी यही किया, तो मतलब आप भी अपनी दोनों बेटियों की शादी उससे करवा दोगे? यह सुनकर वहां पर एकदम मौन पसर गया। तभी पहलवान दोबारा बोला, तुम लोग नामर्द हो जो अपनी बेटियों को उसी आदमी से ब्याह कर जिंदगी भर का दर्द उसे दे दोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं इसके लड़के को काट कर रख दूंगा, फिर तुम लोगों को मेरे साथ जो करना है करना। यह सब सुनकर किशनजीत काफी ज्यादा घबरा गया था और उसने सबसे पहलवान को समझाने को कहा, लेकिन पहलवान ने किसी की ना सुनी। इन्हीं सब के कारण किशनजीत ने ललित को कुछ दिन और छिपे रहने को कहा। कुछ दिन तक तो वो भी छिप कर रहा, लेकिन जल्दी ही वो इन सब से ऊब गया और बाहर घूमने लगा। उसे लगा कि वो जमींदार का लड़का है, इसलिए कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इन सब के कुछ दिन बाद ललित अपने दोस्तों के साथ ठेके पर बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान वीर के एक रिश्तेदार ने उसे वहां देख लिया और उसे बता दिया। वीर इसी समय का इंतजार कब से कर रहा था और अब वो ललित को मारने निकल पड़ा। लेकिन इसी दौरान उसकी बेटी नैना ने उसे रोका और कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं पिताजी, लेकिन उसे सिर्फ मारकर कुछ नहीं होगा। उसे ऐसी सजा दो जिसका दर्द वो जीवन भर झेले। ये सुनकर वीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। ललित शराब पीकर घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही वीर और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें देखकर ललित काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वीर और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। अपने सामने इतने सारे लोगों को हथियार लिए देखकर ललित की सारी हेकड़ी निकल गई और उसने वहीं पेशाब कर दिया। वो डर के मारे कांपते हुए उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन वीर उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने उसकी बेटी के साथ जो किया था, उसकी सजा देने के लिए वीर ने उसकी पतलून उतारी और उसका गुप्तांग काट दिया। इन सब से ललित वहीं तड़पने लगा। उसने जितनी शराब पी थी सब एक ही झटके में उतर गई थी और इसी दौरान वीर के शब्द उसके कान में पड़े, तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। उसकी किसी अच्छे घर में शादी नहीं होगी और अब तेरी भी कहीं शादी नहीं होगी। तू पूरी जिंदगी ऐसे ही नामर्द बनकर तड़पता रहेगा। ये बोलकर वो और उसके साथी वहां से चले गए। ललित ने जैसे तैसे अपने पिता को बुलाया और वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। उपचार के बाद उसका खून तो बंद हो चुका था, लेकिन अब उसे अपने आप पर शर्माने लगी थी। यहाँ ललित की शादी के काफी अरमान थे, लेकिन सावन की शादी नहीं होने के कारण उसके घर वाले उसकी शादी करवा नहीं रहे थे। लेकिन अब उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती थी। ललित अब जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता तो गांव की सारी लड़कियां उसे देखकर दबी हंसी हंसती। वो गुस्से में आकर जब उनसे बदतमीजी करता तो गांव की लड़कियां कहती, अब तो तू हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, तू मर्द जो नहीं है। पहलवान चाचा ने अच्छा किया तेरे साथ। ये बातें ललित के जख्मों पर नमक डालने का काम करती। वो इन सबसे काफी ज्यादा ऊब चुका था और अब उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वहीं किशनजीत ने इसके लिए पंचायत बिठाई और कहा कि वीर ने उसके बेटे की जिंदगी खराब कर दी है, जबकि अगर ये उस समय दिमाग से काम लेता तो हमारे बच्चों का जीवन संवर सकता था। ये सुनकर वीर बोला, हमारे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे बोलो। इन सब से मेरी बेटी का जीवन सिर्फ बर्बाद हुआ है। मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी बिठाकर खिला सकता हूं और अब तुम भी यही करो। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो तुम्हारा बेटा भी आजीवन वही दर्द झेलेगा। सबने इसमें वीर का समर्थन किया, क्योंकि इससे पहले भी ललित लड़कियों को ऐसे परेशान कर चुका था और बजाय उसे समझाने के किशनजीत हमेशा मामला ही रफा दफा करने में लगा रहता था। और अब इन सब के बाद ये सब बिल्कुल बंद हो चुका था, क्योंकि ऐसे लड़कों में डर बैठ चुका था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ भी यही हो सकता था। इन सब से किशनजीत को काफी गुस्सा आया, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। इसलिए अब वो जैसे तैसे झूठ बोलकर ललित की शादी करवाने की सोच रहा था। लेकिन उनकी बराबरी वाले किसी भी घर में ललित की शादी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग एक रेपिस्ट के साथ अपनी बेटी की शादी तो कर सकते थे, लेकिन एक नामर्द के साथ नहीं। हर बार अपने लिए ये सब सुनकर ललित को काफी गुस्सा आता
और अब वो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहने लगा। इसी दौरान एक दिन देर रात शराब के नशे में सीढ़ी उतरते समय ललित का पैर फिसला और वो सिर के बल नीचे गिरा। उस समय सब सो रहे थे, इसलिए किसी ने भी उस समय उसे नहीं देखा, और सुबह जब सबने उसे देखा तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। ललित मर चुका था। किशनजीत को इसके लिए काफी बुरा लगा और वो ललित की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। जैसे तैसे उन्होंने ललित का अंतिम संस्कार करवाया और घर आ गया। ललित का अंतिम संस्कार हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसी रात जब किशनजीत और रूपवती अपने कमरे में बैठे हुए थे, उन्हें बाहर से ललित की रोते हुए आवाज आई, माँ, पिताजी। वो आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन तभी ललित दोबारा बोला, दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर रूपवती दरवाजा खोलने जाने वाली थी कि तभी किशनजीत ने उसे रोक लिया। ललित ने कुछ देर तो रोते हुए उन्हें दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन फिर वो गुस्से में बोला, दरवाजा खोलो, तुम दोनों की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ था, इसलिए अब मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वे दोनों काफी घबरा गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन उन दोनों ने किसी पंडित से इस बारे में बात की, तो तब उस पंडित ने कहा कि आपके बेटे की कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, तभी वो प्रेत योनि में भटक रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप 13वीं अच्छे से करवा दीजिए तो सब सही हो जाएगा, और तब तक थोड़ा संभल कर रहना। उन दोनों ने ऐसा ही किया, लेकिन हर रात ललित उन्हें डरा धमका रहा था, जिसके कारण उनकी रातों की नींद हराम हो रखी थी। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने ये दिन काटे और फिर सारे रिवाज किए, लेकिन इन सब के बावजूद ललित की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो ऐसे ही उन्हें परेशान करता रहा। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब वो दोनों अपने कमरे में थे, तभी कमरे के बाहर से सावन की आवाज आई, माँ, बाबूजी, कहाँ हो आप? वो आवाज सुनकर रूपवती से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन ठीक इसी दौरान उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर ही ललित था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थीं, चेहरा पूरी तरह से सफेद था, और वो भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, माँ। और इसी के साथ ही ललित ने रूपवती की गर्दन दबोचकर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। रूपवती को ललित के चंगुल में फंसा देखकर किशनजीत भी उसे बचाने के लिए दौड़कर कमरे से बाहर आए। ऐसा होते ही ललित ने अपना दूसरा हाथ लंबा करके उसे हवा में 4-5 फीट ऊपर उठा लिया। अब ललित भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप को देख रहा था, और वो बोला, तुम दोनों चाहते तो मेरे साथ वो सब नहीं होता, और इन सब के बावजूद तुम दोनों जमींदार होकर भी उन लोगों का कुछ भी उखाड़ नहीं पाए, इसलिए अब मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। इन सब से घबराकर रूपवती रोते हुए बोली, बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तेरी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो हमें बता, हम उसे जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर ललित थोड़ी देर शांत रहा और फिर बोला, मैं शादी करना चाहता हूं, आप दोनों कैसे भी करके मेरी शादी करवाओ या फिर मेरे साथ चलो। ये सुनकर किशनजीत बोला, बेटा, हम तेरी शादी करवाएंगे, लेकिन तू बस हमें छोड़ दे। ये सुनकर ललित ने उन दोनों को छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूं। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये सब बोलकर ललित तो वहां से गायब हो गया, लेकिन अब उन दोनों पति पत्नी के सामने अपने बेटे के प्रेत की शादी की मुसीबत आन पड़ी थी। अगले ही दिन उन दोनों ने किसी तांत्रिक का पता लगाया और उन्हें सारी बात बताई। तो तब उस तांत्रिक ने बोला कि देखिए, ये हो तो सकता है, लेकिन इसमें काफी खतरा भी है। अगर ये उसकी इच्छा नहीं हुई तो वो इस शादी से काफी शक्तिशाली हो जाएगा और वो अपनी पत्नी की सारी शारीरिक ऊर्जा को सोखकर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर यही उसकी इच्छा हुई तब तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनकर किशनजीत बोले, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूं, यही उसकी इच्छा है, इसलिए आप उसकी शादी कैसे करनी है वो बताइए। तब वो तांत्रिक बोला,
शमशान में किसी भी लड़के की कब्र पर एक लकड़ी का फट्टा गाड़ देना, फिर 24 घंटे बाद देर रात जाकर वो फट्टा निकाल कर लाकर उसकी एक लकड़ी की गुड़िया बनाकर मेरे पास ले आना। इसी के साथ ही आपके बेटे का कोई कपड़ा भी ले आना। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से आपके बेटे के प्रेत को इस गुड़िया के साथ बांध दूंगा। इससे आपके बेटे का प्रेत उस गुड़िया में आ जाएगा और समय समय पर उस गुड़िया से बाहर भी आता रहेगा और उस गुड़िया की शादी दिन में किसी लड़की के साथ सारे विधि विधान से करवा देना। किशनजीत ने ऐसा ही किया और इन सब के बाद ललित का प्रेत उस गुड़िया से बंध गया। इन सब के कुछ दिनों बाद किशनजीत ने आसपास के गांव के गरीब घरों की लड़कियों के घर वालों से इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी इस प्रेत विवाह के लिए नहीं माना। लेकिन माधुरी अपने माता पिता के लिए किसी बोझ से कम नहीं थी, इसलिए उसके घर वाले इसके लिए मान गए। इस सच को सुनने के बाद माधुरी रोने लगी, क्योंकि इन सब में उसकी क्या गलती थी। उसने हमेशा अपने माता पिता की सारी बातें मानी, उसने उनके लिए अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया और बदले में उसे क्या मिला? ये दोस्तों हमारे समाज की सच्चाई है। माता पिता अपनी मर्जी से बच्चों की शादी तो करवा देते हैं, लेकिन जब उन्हें दहेज या किसी भी चीज़ के लिए परेशान किया जाता है, तब सबसे पहले सगे माँ बाप ही ये बोलकर पल्ला झाड़ते हैं कि ये तो हर घर में होता है, या मारपीट तो पति पत्नी में चलती है, या जैसा उसकी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो और आप उसके साथ खड़े होकर उसके ससुराल वालों की बैंड बजा दें, तो ना ही आपकी बेटी को आगे कोई परेशानी होगी और यहाँ तक कि उसे उसके ससुराल में वो सम्मान भी मिलेगा जिसकी वो हकदार है। बेटी के ससुराल में उसे सम्मान दिलवाने में काफ़ी हद तक उसके घर वालों का हाथ होता है। बेचारे बनने से अच्छा है सही समय पर एक्शन लेना। खैर, तभी किशनजीत बोले, अब तुम्हें सब पता है और तुम इन सब से पीछे नहीं हट सकती, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को मरवा डालूंगा। ये सब सुनकर माधुरी गुस्से में बोली, तुम लोगों को उनके साथ जो करना है करो, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं ढोने वाली। जब उन लोगों को ही मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे उनकी फिक्र क्यों होनी चाहिए भला? ये सुनकर रूपवती काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और माधुरी को समझाने लगी, लेकिन माधुरी कुछ सुनने को राजी न हुई। तभी सावन बोला, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है और न ही आपके बचने की कोई उम्मीद है, क्योंकि अगर ललित की इच्छा शादी करने की ही होती तो कब का वो मुक्त हो गया होता, लेकिन उसका इरादा हो ना हो कुछ और ही है, लेकिन क्या वो समझ नहीं आ रहा। वे सारे इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक माधुरी को एक तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा होते ही कोई अदृश्य ताकत उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगी। सावन और उसके माता पिता ने माधुरी को रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन अचानक एक तेज़ हवा से तीनों उड़ते हुए अपने पीछे की दीवार से जा टकराए और वे तीनों इससे वहीं बेहोश हो गए। वो अदृश्य ताकत जो कि ललित था, माधुरी को घसीटकर एक कमरे के अंदर ले आया और दरवाज़ा लगा दिया। माधुरी घबराते हुए सामने की ओर देखने लगी और फिर थोड़ी ही देर बाद हवा में एक भयानक लड़के का चेहरा उभरा जो कि ललित का था। वो अपना भयानक सफ़ेद चेहरा माधुरी के पास ले जाते हुए बोला, आखिर तुझे पता चल ही गया। अगर तू चुपचाप ये सब होने देती तो तुझे तकलीफ कम होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी सारी शक्ति को सोख कर इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर माधुरी काफी ज्यादा घबरा गई और वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी ललित ने उसे धक्का देकर फर्श पर लेटा दिया और इसी के साथ ही माधुरी को उसके शरीर से ऊर्जा खिंचती हुई महसूस हुई, जिसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई। सुबह के समय सावन और उसके माता पिता को नौकरों ने आकर उठाया। रूपवती की हालत काफी खराब थी, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहीं सावन ने अपने पिता से उसी तांत्रिक को दोबारा बुलाने को कहा। वो तांत्रिक जब आया तो सावन ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, मैंने इन लोगों को पहले ही आगाह किया था, लेकिन इन्होंने यही कहा कि उसका इरादा शादी का ही है, लेकिन अब वो इन सब की वजह से काफी शक्तिशाली हो चुका है और उसे रोकना संभव नहीं है। ये सुनकर किशनजीत बोले, इसका कोई तो रास्ता होगा ही, आपको इसके लिए जो चाहिए ले लो। ये सुनकर उस तांत्रिक ने कुछ सोचते हुए पूछा कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो जिंदा है या नहीं। उस समय माधुरी जिंदा थी, लेकिन ललित ने उसे एक कमरे में कैद करके रखा था ताकि कोई भी उसकी मदद न कर पाए।
ललित को उसकी सारी ऊर्जा लेने में 13 दिन का समय लगेगा, इसलिए अभी तक वो चाहकर भी माधुरी की सारी ऊर्जा नहीं ले पाया था, क्योंकि उनकी शादी को इतना समय नहीं हुआ था। उस तांत्रिक को जब ये बात पता चली तो वो तांत्रिक बोला, देखो सब सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस प्रेत के उस ऊर्जा स्रोत को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि उस लड़की को। अगर हम उस लड़की को खत्म कर दें तो वो प्रेत अशक्त हो जाएगा और इसके बाद वो यहां से मुक्त भी हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो तुम में से किसी को लेकर जरूर जाएगा। ये सुनकर सावन ने कहा कि माधुरी की इन सब में कोई गलती नहीं है, इसलिए उसकी जान लेना सही नहीं होगा, इसलिए आप कोई और रास्ता ढूंढो। लेकिन उस तांत्रिक ने साफ बोल दिया कि यही एक आखिरी रास्ता है और इस शादी के 13 दिन पूरे होने से पहले ही उस लड़की को खत्म करना होगा, वरना न जाने कितनी जाने जाएंगी। और हाँ, उस लड़की को मारना दिन के समय ही संभव है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद ललित का प्रेत ये करने नहीं देगा। ये सब बोलकर वो तांत्रिक वहां से चला गया और अब सावन किसी दूसरे तांत्रिक की तलाश में था जो सब सही कर दे। वहीं दूसरी तरफ माधुरी अब कमरे से बाहर आ चुकी थी। वो बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि वो प्रेत उसकी सारी ऊर्जा सोखकर सबको खत्म कर देगा। ये सब सुनकर किशनजीत काफी घबरा गया और उसने उसे सारी बात बता दी कि उसकी मौत के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन सावन तुम्हें मरने नहीं देना चाहता, इसलिए वो किसी तांत्रिक को ढूंढ रहा है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सबकी भलाई के लिए तुम अपनी जान खुद दे दो, क्योंकि समय काफी कम है। ये सब सुनकर माधुरी सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो प्रेत तो वैसे भी उसे छोड़ने नहीं वाला था, इसलिए उसने भी किशनजीत की बात मानने का फैसला किया। उसने उसी समय घर में रखी चूहे मारने वाली दवाई खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इन सब से किशनजीत ने राहत की सांस ली। वहीं जब सावन को ये बात पता चली तो उसे अपने पिता पर काफी गुस्सा आया। उसने सम्मानपूर्वक माधुरी का अंतिम संस्कार करवाया, क्योंकि उसके साथ इतना बुरा होने के बावजूद उसने सब लोगों के लिए अपनी जान दे दी। इन सब के बाद ललित की शक्तियां बिल्कुल कम हो गईं। उसकी मुक्ति का समय आ चुका था, लेकिन वो यहां से अकेले नहीं जाना चाहता था और वो अपनी मां को अपने साथ ले गया। किशनजीत को अपनी पत्नी की मौत का काफी झटका लगा। वहीं सावन ने देखा कि उसके परिवार की वजह से काफी लोग परेशान हुए थे, और सबसे ज्यादा तो पहलवान वीर की बेटी नैना। इसलिए उसने उन लोगों से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। सावन काफी अच्छा लड़का था, इसलिए वीर का परिवार इसके लिए मान गया और ये तय हुआ कि जब नैना की उम्र शादी लायक हो जाएगी तो उसकी शादी सावन से करवा दी जाएगी। इन सब के बाद सावन वापस चला गया। वहीं किशनजीत अब यहाँ बिल्कुल अकेला था। एक रात जब वो सो रहा था तब किसी लड़की की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। जैसे ही किशनजीत ने लाइट जलाकर सामने देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि माधुरी थी। उसका चेहरा अब काफी भयानक हो चुका था और वो बोली, सबको बचाने के लिए मैंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन अब मैं भी जीवन मरण के चक्र में फंस चुकी हूं, और जब तक मैं तुम्हारी मौत नहीं देख लेती मैं मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगी, भले ही इसके लिए मुझे काफी समय तक भटकना ही क्यों ना पड़े। इन सब के कुछ सालों बाद सावन और नैना की शादी हो गई, लेकिन किशनजीत की मौत अभी से कुछ समय पहले ही हुई थी और उसने मरने से पहले माधुरी की ये बात सावन को बताई और कहा, माधुरी अच्छी आत्मा थी, तभी उसने मुझे न मारकर मेरे मरने का इंतजार किया, जबकि मैं उसका दोषी था। जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। और इसके बाद उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। साथियों, यहां पर माधुरी की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी माधुरी के साथ अपने जीवन में बहुत गलत हुआ। यहां तक कि उसकी मौत भी बहुत ही गलत तरीके से हुई। उसको मजबूरी में आकर अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन फिर भी मैं माधुरी की तारीफ करना चाहूंगा कि इतने दुख और दर्द में होने के बावजूद भी उसने बाकी लोगों की परवाह की और उनके लिए अपनी जान दे दी, और उसका जान देना सार्थक भी रहा, और उस प्रेत को हमेशा हमेशा के लिए इस लोक से मुक्ति मिल गई। और आखिर में जब वो भटक रही थी तब भी उसने अपने ससुर की जान नहीं ली, बल्कि सही समय का इंतजार किया। वाकई में ऐसी लड़कियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी पसंद आई होगी। और आपको मेरी आवाज कैसी लगी ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं।
हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि स्टोरी आपको वाकई में पसंद आई है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मैं आगे भी आपके लिए स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब कुछ अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं। आंचल जोशी अलवर, मुकेश सूरत, चंदन यूपी, सुनील कुमार जोधपुर, बबलू, आकाश कनाडा, पद्मा उपाध्याय यूपी, सोनालिका एंड सिया, संजू लाढ़ासर, आनंद दुबे बनारस, काजल कुमारी आजमगढ़, अनीता अमृतसर। चलिए मिलते हैं अगले किसी हॉरर अनुभव के साथ।